बच्चों, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का साइंस फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा ब्रेक किया था, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक में जो सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ड्रॉप किया था। आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में हमारा जो है मैथ्स का लेक्चर ज़्यादा अटेंड हो रहा था। तो 3 चैप्टर होने के बाद उसको हम लोग इसमें साइंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो हमारा टॉपिक है उसके आगे का हम लोगों ने वहाँ पे वेंटेज की आवर्त सारणी की विषमता यहाँ तक हम लोगों ने लगभग कंप्लीट किया था। आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉ भी कहते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है यहाँ पे कहता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसके पहले जो हमें मेंडलीव साहब ने बताया था, उन्होंने जो बताया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे मैं लिखकर आप लोगों को देता हूँ, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग उन्होंने एक सिस्टम दिया कि जो पहले परमाणु भार के आधार पे था, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पे दिया। उन्होंने कहा सन 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने एक्सरे नलिका का उन्होंने उपयोग किया और उन्होंने बताया कि किए गए प्रयोग से यह सिद्ध किया कि तत्व का परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? परमाणु क्रमांक जेड अक्षर से दिखाते हैं, और परमाणु भार को ए से दिखाते हैं। ठीक है, सिंबल को जरा ध्यान रखना। सिंबल परमाणु क्रमांक के लिए हम क्या याद करते हैं? जेड, एंड परमाणु भार के लिए ए से दिखाते हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि उस परमाणु के परमाणु केंद्रक में स्थित धन आवेशित कण अथवा प्रोटॉन की संख्या है। देखो, इसके पहले भी हम लोगों ने देख चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट में दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उस तत्व की परमाणु क्रमांक को डिपेंड करती है, निर्भर करता है। मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रयोग द्वारा निश्चित किए, और जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों के प्रभावित मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक ही है। उन्होंने ऐसा बताया कि किसी भी तत्व का जो मूलभूत तत्व है वो क्या है? परमाणु क्रमांक ही है। यह ध्यान में है। इसके अनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम में परिवर्तन पर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लागू किया। यानी जो मेंडलीव की कुछ त्रुटियां थी, विषमताएं थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। अब आधुनिक आवर्त सारणी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना थोड़ा सहयोग किया, जिसको आज भी हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप, जो दूसरा टॉपिक हमारा है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप यानी इसको बड़ा कैसे बनाया गया। ठीक है, जबकि आप लोग जानते हैं कि जो मेंडलीव साहब थे, उन्होंने 56 तत्वों का एलिमेंट की खोज की थी, और उसमें कुछ प्लेस उन्होंने क्या किया था? खाली छोड़ा था कि आगे और जो तत्व इन्वेंशन होंगे, खोज होगी, उसको उसमें अडॉप्ट किया जाएगा, उसमें रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम क्या? इन्होंने एक शब्द दिया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में उन्होंने एक नाम दिया, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी एक यहाँ पे नाम दिया उन्होंने बढ़ते क्रम। जैसे मैं आपको बताऊं, डिजिट में 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं।
अब उन्होंने कहा कि परमाणु क्रमांक का आधार मानकर, अगर वहां पे उन्होंने क्या किया, परमाणु जो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक था उसको बेस माना, यानी आधार रखा। किस चीज के लिए? आधुनिक आवर्त सारणी के कारण तत्वों के गुणधर्म के विषय में जानकारी और अधिक अचूक हुई। अचूक मतलब क्या होता है कि एकदम अच्छी जानकारी, जिसे कह सकते हैं कि उसको हटाया ना जा सके, यानी व्यवस्थित। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक जेड के अनुसार रखा गया और मेंडलीव की आवर्त सारणी की करीब करीब सारी विषमताएं, यानी उनकी जो त्रुटियां थी, जो गलतियां थी, उसको उन्होंने अधिकतर दूर की। परंतु हाइड्रोजन के स्थान के विषय में संदेह आधुनिक, यानी हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान वहां पे नहीं रखा गया था, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी भी दूर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन का उन्होंने कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। पिछली कक्षा में हमने देखा है कि परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु केंद्र के चारों ओर विभिन्न कवच में क्या होते हैं, वितरित किए जाते हैं। इस आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण उनकी कुल संख्या पर निश्चित होता है तथा परमाणु पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक की क्या होती है, बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण संबंध आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक, इस चीज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसको हम 2, 8, 1, ठीक है, इस तरीके दे सकते हैं। तो आप देखेंगे बाहरी कोश में, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब हम इसे अगर हम जरा दिखाना चाहें तो पहले कोश में कितना है, 2। कोश भी हमारे जो होते हैं वो हमारे S, P, and D and F, ऐसे 4 कोश होते हैं, इसको कोश बोलते हैं। अब इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे कोश में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी पेयरिंग में होते हैं। तो 2 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको। जो लास्ट वाला कोश होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि सोडियम पर कितने चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, क्षीणबद्ध होते हैं, यानी कमजोर होता है। हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, किससे, नेगेटिव चार्जेस से। जैसे मैं यहाँ पे अगर चर्चा करूँ कि Na+Cl, तो क्या बन गया, NaCl। अब Na पे पॉजिटिव चार्जेस, इस पे नेगेटिव चार्जेस। अगर यहाँ पे हम देखें क्लोराइड का, तो Cl क्लोराइड का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। इसको 2, 8, 7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे 7 है और यहाँ 1 है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, टोटल 8 हो जाता है, यानी एक अस्थायी स्वरूप प्रदान हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक चीज बन जाता है। सोडियम और क्लोराइड से मिलकर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक के नाम से भी जानते हैं। सभी घरों में यूज होता है, इस्तेमाल होता है, लेकिन ये किस तरीके से अटैच होता है, इस चीज को समझने के लिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखें Cl का लें, तो Cl के लिए हमने 2, 8, 7 है, तो पहले कोश में कितने हो गए, 2 हो गए। दूसरे कोश में कितने हो गए, 8 होंगे। इस तरीके से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरे कोश में कितना होगा, 7, तो 2 इधर मान लीजिए, 2 इधर, यहाँ पे 6 हो गए और 1 यहाँ पे। अब ये दोनों क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, यानी एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्जेस और इस पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो एक दूसरे से अटैच होने के कारण ये हमारा क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को, ओके। तो ऐसे और भी एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड का भी ले सकते हैं, ठीक है, जिंक क्लोराइड का ले सकते हैं समझने के लिए। तो एक मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बाकी एक आध खुद से बनाने की कोशिश करिए और समझने की भी कोशिश करिए। तो तीसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसकी रचना कैसे की गई, यानी उसका आधार। इसके पहले भी मैंने बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। और पहले हमारा जो था वो परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी। तो इसकी रचना कैसे हुई, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक है, और 18 उसमें समूह हैं, जिसमें कहते हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। जो 7 पंक्तियां हैं क्षैतिज, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। 1 से 7 क्रमांक दिए गए हैं, उसी प्रकार से 18 ऊर्ध्वाधर, यानी कि कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से लंबवत आप कह सकते हैं, वहाँ पे
18 समूह हैं, उन्हें समूह कहते हैं जिन्हें 1 से 18 क्रमांक दिए गए हैं। आवर्त तथा समूह इनकी रचना में चौखट तैयार होते हैं। इन चौखट में ऊपर की ओर क्रमशः प्रमाण क्रमांक दर्शाया गया है, यानी ऊपर किसी भी मान लीजिए सोडियम को दर्शाना है तो ऊपर हमारा Z हो गया, नीचे हमारा एटॉमिक नंबर परमाणु क्रम। अब ये हमारा क्या हो गया 11 और ये कितना हो गया 23 दशमलव समथिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। आवर्त तथा समूह की रचना में चौखट तैयार होते हैं। इन चौखट में ऊपर की ओर से क्रमशः परमाणु क्रमांक दर्शाया गया। प्रत्येक चौखट में यह एक तत्व का स्थान है। 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 2 पंक्तियां स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी में रखी गई है, जिसे हम लोग कहते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट एलिमेंट। ठीक है, इन दो श्रेणियों को क्रमशः लैंथेनाइट श्रेणी तथा एक्टिनाइट श्रेणी भी कहते हैं। दोनों श्रेणियों के साथ आवर्त सारणी में कुल 118 चौखट है, यानी कह सकते हैं कि टोटल तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है 118 है। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों के लिए स्थान है। कुछ समय पहले ही कुछ तत्वों की खोज प्रयोगशाला में होने के कारण अब यह आवर्त सारणी में पूर्ण हो गई है तथा सभी 118 तत्वों की खोज भी हो चुकी है। संपूर्ण आवर्त सारणी को मैंने बताया कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है S, P and D and F। S कोष में जो होता है 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें कितने होते हैं 32। इस तरीके से इसको रखा जाता है 2, 8, 18, 32। ठीक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, इस तरीके से इसको कहा जाता है। संपूर्ण आवर्त सारणी में S, P, D, F खंड चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है। S खंड के समूह 1 से 2, ठीक है, S खंड के कितने हैं 1 से 2 तक के रखे गए हैं। एंड P के जो एलिमेंट रखे गए हैं वो 13 से 18, ठीक है, 13 से लेके 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो P खंड में हैं। ठीक है, समाविष्ट है। समूह 3 से समूह 12 यह D खंड रखा गया है। ठीक है, 3 से 12, ठीक है, 3 से लेके 12 तक का जो रखा गया D, जिसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो डी खंड में और एफ खंड में, एफ खंड जो रखा गया है, डी खंड तो आवर्त सारणी के अधोभाग में स्थित 2 श्रेणियां लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी एफ खंड में समाविष्ट है। डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में पी खंड में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा की सहायता से तत्वों के पारंपरिक 3 प्रकार हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे धातु सदृश, एक नाम इसमें है धातु सदृश। क्या रखा गया है? धातु सदृश। ये धातु सदृश क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का जो एक कह सकते हैं कि जो ग्राफ होता है उसे हम धातु सदृश कहते हैं। यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु सदृश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एस खंड, पी खंड, डी खंड, एफ खंड। एफ खंड में लैंथेनाइट यानी कह सकते हैं 58 से 58 टू 71, ठीक है, 58 से लेके 71 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एफ खंड में हैं। एफ खंड में 2 हैं, एक लैंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। ठीक है, लैंथेनाइट एंड दूसरा है एक्टिनाइट। एक्टिनाइट एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों की इलेक्ट्रॉन संरूपण। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इलेक्ट्रॉन संरूपण किस प्रकार से रखा गया है उसको हम लोग देखते हैं। एक ही आवर्त में नजदीक पाए जाने वाले तत्व के गुणधर्म में थोड़ा सा अंतर होता है, परंतु अधिक दूर स्थित तत्वों के गुणधर्म में अधिक अंतर पाया जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्तों की ये विशेषताएं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण है। किसी तत्व को
आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या आवर्त में रखना है, यह उसके इलेक्ट्रॉन संरूपण के आधार पर स्पष्ट होता है। यानी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है, जैसे अभी मैंने सोडियम का बताया, तो सोडियम का कितना था, अभी हम लोग अगर देखें तो सोडियम का कितना था 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8 और 1 था, तो बाहरी कोश में कितना है 1, और टोटल इसकी संख्या कितनी 11। तो यस खंड में आप देखेंगे 2 है और एक कितना है 3। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो 8 2 कितना हो गया 10। तो कह सकते हो किस में जाएगा, डी खंड में जाएगा, क्योंकि 2 8 1, तो 1 के लिए हमें कितना यानी डी खंड में जाना पड़ेगा, तो डी खंड का एलिमेंट हो जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से उसका आधार रखा गया है और समझने के लिए भी आसानी भी होती है। अब हम देखते हैं समूह व इलेक्ट्रॉन संरूपण। ठीक है, आपको दिखाई देगा कि समूह फर्स्ट अर्थात क्षारीय धातुओं के वंश के इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। दूसरे किसी भी समूह के तत्वों को देखने पर उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान दिखाई देगी। उदाहरण जैसे बेरिलियम है और मैग्नीशियम है तथा कैल्शियम, यह तत्व समूह 2 अर्थात भूक्षारीय धातुओं के वंश में समाविष्ट किए गए हैं। भूक्षारीय क्या होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर प्राप्त किए जाते हैं। इनके वायतन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार समूह 17 अर्थात हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व में क्या क्या आ जाता है, नाम इसमें दिया है हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व जिसमें हैलोजन तत्व में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से एलिमेंट को उसमें रखा गया है। फ्लोरीन इसको पढ़ते हैं अब से, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारा जो है कह सकते हैं कि सभी हैलोजन तत्व होते हैं। अब हैलोजन तत्व की जो विशेषता है, इसको समूह 17 में रखा गया है। किस में रखा गया है, समूह 17 में, समूह 17 यानी 17वें समूह में इसको रखा गया है। वायतन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। ठीक है, कह रहा है कि ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें एक वृद्धि होती जाती है, इसकी विशेषता है। परंतु जैसे ही हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वैसे कवचों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चित्र भी दिया गया है बुक में, पेज नंबर 23 पे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 57 से लेके 71 तक और एक्टिनाइड जो है 89 से लेके 103 तक। ठीक है, कह सकते हैं 103 तक यहाँ पे दिया गया है, एक्टिनाइड तक तो रखा गया है। तो इसमें हाइड्रोजन देखेंगे, पहला स्थान रखा गया है। इसमें एक चीज की विशेषता मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान एंड डेडान, इस तरीके से 18वें समूह में रखा गया। कभी कभी बोर्ड की एग्जाम में इसको ना पूछा जाता है कि जो हैलोजन तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हैलोजन जो तत्व हैं वो तो आपको 7th में मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो अक्रिय गैसें हैं, या कह सकते हैं कि उसे शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, उसको 2-3 नामों से जानते हैं। शून्य समूह, दूसरा अक्रिय गैस, तीसरा है 18वां समूह। इस तरीके से 3 नामों से उसको जानते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।